According to message or screen share. Yes, ma'am. फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने होल्डिंग कंपनी स्टार्ट किया। उसमें जो कंसेप्ट था वो कुछ इतना तक हमारा दिया था। ये मेरा पहले का पीडीएफ है, ठीक है उससे, ठीक है, तो इससे भी काम बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पर हमें कंसोलिडेट जो है पीएल करना पड़ता है। जो है हम लोग को बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब करना पड़ता है। बट जो हमें एग्जाम के लिए एप्लीकेबल रहेगा वो है हम लोग का बैलेंस शीट, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोगों ने सीखा था कि जब कोई कंपनी दूसरे कंपनी को होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग का दो चीज ऑफर हो सकता है। या तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो है लॉस हो सकता है, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में जो है प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है। और अगर लॉस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोला? लॉस होने से क्या होता है? प्रॉफिट होने से? गुडविल। हाँ, लॉस होने से गुड। तो पहले इसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन करते हैं, देखो ये वाला इलास्ट्रेशन में। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन इन ईच केस माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। बोल रहा है कि जब एक्वर हो रहा है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, और जब कंसोलिडेट हो रहा है तो फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, ये बताना है। फिर गुडविल हो रहा है कि कैपिटल रिजर्व, ये बताना है, मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन में गुडविल जनरेट हुआ है कि कैपिटल रिजर्व। फिर थर्ड पॉइंट में बोला है अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट in the consolidated balance sheet assuming holding company's own profit and loss to be 2 lakh in each case, ठीक है। और ये क्वेश्चन दे दिया है हमें, चार केस दिया है। तो सब्सिडियरी कंपनी एक बार ए है, एक बार बी है, एक बार सी है, एक बार डी है। परसेंटेज ऑफ शेयर ओन्ड 90%, 85%, 80%, 100%। कॉस्ट दे दिया है चारों केसेस में, ठीक है। डेट ऑफ एक्विजिशन दिया है, डेट ऑफ कंसोलिडेशन भी दिया है। एक्विजिशन डेट 1/1/2001 और कंसोलिडेशन डेट जो है 31 दिसंबर 2001। शेयर कैपिटल दिया है डेट ऑफ एक्विजिशन में और कंसोलिडेशन में, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद पॉइंट 2 और 3 देखेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताना है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन और एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। तो पहले वो निकाल लेते हैं। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये निकालना है। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन और ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। केस वन। अच्छा, कैसे निकालेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू निकालना है। तो अगर परसेंटेज ऑफ शेयर ओन्ड केस वन में अगर 90%, अगर 90% जो है होल्डिंग कंपनी ने होल्ड किया है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा, ये बताओ पहले।
10%। 10%। ये 85% है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा? 15। इसमें 80 है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना 20। होगा? और इसमें 100 है तो माइनॉरिटी 0। इंटरेस्ट 0। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो 10% हमें केस वन में 10% आ रहा है। ठीक है, 10% निकालना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, यही तो हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा था ना। तो डेट ऑफ एक्विजिशन में शेयर कैपिटल टोटल कितना है? 1 लाख। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 50,000। तो यहाँ पर नेट वर्थ देखा जाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू यानी नेट वर्थ। तो नेट वर्थ जो है वो कितना है? 1 लाख प्लस 50,000, उसमें 10% माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू। ठीक है, यही पढ़ा था हम लोग। 1 लाख प्लस 50,000। ठीक है, इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू, तो 1,50,000 का 10% बोलो कितना होगा? ये तो हम कर लेंगे। 15। ठीक है। अच्छा, अब डेट ऑफ कॉन्सोलिडेशन, कॉन्सोलिडेशन डेट पे शेयर कैपिटल है 1 लाख और पीएल है 70,000। ठीक है, अब ये किसका है? ये वो कंपनी का है जिसका मतलब जिसका शेयर होल्ड किया है, मतलब ये ए कंपनी है। ठीक है, ए कंपनी जो सब्सिडियरी कंपनी जिसको होल्ड किसी कंपनी ने जो है होल्डिंग रिलेशन, अब वो कंपनी का नाम तो दिया है नहीं यहाँ पर कि कौन होल्ड कर रहा है, बस केसेस दे दिया है जो भी है। तो जो भी इसका होल्डिंग कंपनी है उसने 90% होल्ड किया है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का 10%, नेट वर्थ का 10%। तो पहले नेट वर्थ था 1 लाख, सॉरी 1,50,000, और अभी हो गया 1 लाख प्लस 70,000। तो यहाँ पर हो जाएगा 10% इंटू 1 लाख प्लस 70,000, नेट वर्थ का इतना। तो फिर 1,70,000 मतलब ये 17,000 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से केस टू, ये तुम लोग मुझे बता सकते हो। बोलो केस टू का आंसर कितना होगा? 85% है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो पहले ही बता दिया है तुम लोगों ने, 15%। ठीक है, अब बोलो वैल्यू कितना हो जाएगा? वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो, हम वेट कर रहे हैं। 30,600,000। 30,600,000। Oh, 30,600. 30,600 किस चीज पे कैलकुलेट किया हुआ? शेयर कैपिटल और पीएल लेना। एक बार 1 लाख किसी और कॉस्ट 30। नहीं है। हाँ वही, एक बार 1 लाख और 30 और एक बार 1 लाख और 20, है ना? गलत डेटा ले लिया होगा इस वजह से वैसे। 1 लाख प्लस 30, देखो कितना। और 19,500. 19,500 और 1 लाख प्लस 19,500, और ये वाला कितना हो जाएगा? 18. 18,000। केस थ्री। ठीक है, तो केस थ्री का बताओ। 80% यानी 20%। 20% of share capital reserve surplus, 20% of share capital and reserve surplus। तो बोलो कितना आ रहा है? 50 और 20, और इधर भी 50 और 20, कितना आ जाएगा बताओ? मतलब कैलकुलेशन बताओ। अब ये वाला भी, और केस फोर का कैलकुलेट करने को तो कर सकते हैं हम लोग, बट आंसर तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन कैलकुलेट कर लेंगे। 100% बोला है, 0% होगा। ठीक है, तो 0% ऑफ 0%, इसका 0 ही आएगा, बट कैलकुलेट सभी का करने बोला है, तुम लोग 0 लिख देंगे। ठीक है, तो 50, 40, 50 और 55। जीरो। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा, अब देखो हम लोग को सेकंड क्वेश्चन बोला है गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व, वो निकाल के बताओ। ठीक है, गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व, तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल
और कैपिटल रिजर्व। केस 1, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं कैलकुलेशन गुडविल और कैपिटल रिजर्व का? तो हम लोग देखेंगे कितने में खरीदा गया और बदले में मिला क्या, ठीक है। जैसे हमें कि याद दिला देता अगर तुम लोग को याद नहीं, जैसे पहले वाले केस में कॉस्ट इतना मतलब 1,40,000 से खरीदा गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तुम लोग अपने कॉपी में भी देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस शेयर इन नेट वर्थ ऑफ द होल्डिंग कंपनी, इस तरीके से लिखा जाता है। लिख लो एक बार, ये वाली हम भी लिख देते हैं। तुम लोग को मिल जाएगा अपने कॉपी में, देखो लिखा है तो जरूर मिलेगा। मैंने यही लिखा है अभी जो बोला। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लिख देते हैं, कैलकुलेट क्या कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस शेयर इन, ऐसे लिखते हैं, माइनस होल्डिंग कंपनीज शेयर, होल्डिंग कंपनीज शेयर, holding companies share in the net worth of subsidiary is company लिखते हैं, ठीक है। तो पहले वाले केस में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? पहले वाले केस में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1,40,000। 1,40,000 माइनस कर देंगे होल्डिंग कंपनी का शेयर इन नेट वर्थ ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, मतलब मिला क्या, वही तो होता है। मतलब होल्डिंग कंपनी 1,40,000 दिया, उसे बदले में मिला क्या, तो उसे नेट वर्थ का हिस्सा मिलता है। तो नेट वर्थ का कितना हिस्सा मिलेगा? 90% मिलेगा, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने तो 90% शेयर होल्ड किया। तो 90% ऑफ क्या होना चाहिए बोलो? ये डेट ऑफ एक्विजिशन वाला वैल्यू होना चाहिए या कॉन्सोलिडेटेड पे जो दिख रहा है वो वैल्यू होना चाहिए? नॉर्मल कंसेप्ट है ये। अगर पिछला क्लास किसी ने किया हो ना किया हो, याद हो ना हो, अगर कोई कुछ खरीद रहा है तो खरीदने के डेट वाला जो है जो उसके पास रहेगा शेयर कैपिटल और रिजर्व, उसमें उसका हिस्सा मिलेगा, या जिस दिन कॉन्सोलिडेट हो रहा है उसमें उसका हिस्सा जो है वो होता है? कॉन्सोलिडेट तो हमेशा ईयर एंड पे होल्डिंग कंपनी कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, तो एक्वर तो वो कभी भी कर सकता है। हाँ। वो तो कॉन्सोलिडेटेड पे उसे जो जो डेटा मिलेगा उसको ऐड ऑन करके दिखाएगा, लेकिन जब खरीदेगा तब वो 1,40,000 के बदले उसे जो नेट वर्थ का हिस्सा मिलने वाला है वो नेट वर्थ कौन सा कंसीडर करे, ये वाला कि ये वाला? नॉर्मल लॉजिक है। कौन जब सा? खरीद रहा है तब तब मतलब डेटा एक्विजिशन। एक्विजिशन वही तो होना चाहिए। नहीं तो नॉर्मल कंसेप्ट है कि हम जब एक्वर कर रहे हैं तभी तो हम चीज लेंगे ना, कि भाई एक्वर कर रहे हैं तो मुझे क्या मिलेगा। हम 90% होल्ड करना चाहते हैं तो 1,50,000 का 90% मिलेगा, तो वही वैल्यू होना चाहिए ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 90% ऑफ 1,50,000। हाँ बोलो कितना आ रहा है? 1,30,1,35 तो 5,000। अच्छा, तो 5,000 क्या होगा गुडविल की कैपिटल रिजर्व? वो भी तो नॉर्मल देख के बताएंगे कि 1,40,000 दिया बदले में वन लैख कॉस्ट। थर्टी फाइव मिला। हाँ, तो हम तो ज्यादा क्यों पे कर रहे हैं ना गुडविल के लिए। गुडविल, एक मिनट, उसके बाद वाला तुम लोग कैलकुलेट करो।
ठीक है। इसके बाद केस 2 में देखो कितना दिया जा रहा है, 1,04,000 कॉस्ट बेयर किया जा रहा है, 1,04,000, ठीक है। और होल्ड कितना हो रहा है, 85%। 85% ऑफ व्हाट हो रहा है, 85% ऑफ वही डेट ऑफ एक्विजिशन में जो नेट जनरेट हो रहा है, यानी 1,30,000, 1,30,000। तो 1,04,000 माइनस ये कितना होगा, एक बार बता दो। 1,10,500। 1,10,500 और माइनस करके 6,500। बोलो, गुडविल की कैपिटल रिजर्व? कैपिटल। कैपिटल। कैपिटल रिजर्व हो रहा है क्योंकि हम लोग कम पे कर रहे हैं, बदले में ज्यादा चीज मिल रहा है, मतलब ज्यादा नेटवर्थ ज्यादा मिला है, तो फिर कैपिटल रिजर्व है। फिर केस 3 में देखते हैं, केस 3 में 56,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, माइनस यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है 80% ऑफ 50 प्लस 20। ये 56,000 है, ठीक है। तो फिर इसमें आंसर क्या आ कैंसल जाएगा? आउट। हाँ मतलब जीरो, मतलब ना तो इसमें हम लोग का कुछ लॉस है ना तो बेनिफिट है, बराबर का जो है, मतलब एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। ना कम मिला ना ज्यादा। अच्छा, अब ये 100% ऑफ हो जाएगा, ये 1 लाख है कॉस्ट, 100% ऑफ 40 प्लस 50, नहीं ये 50 प्लस 40, ठीक है, ये दो कॉलम। कॉस्ट है 1 लाख, 100% ऑफ 90। 90,000, 100% ऑफ 90, तो 90,000 और 1 लाख का डिफरेंस हो जाएगा 10,000। 10,000 क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व की गुडविल। गुडविल। सेकेंड वाला भी होगा। इसमें बोल रहा है अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी प्रॉफिट, अमाउंट, ये देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज्यूमिंग होल्डिंग कंपनीज ओन प्रॉफिट एंड लॉस टू बी 2 लाख इन ईच केस, ठीक है। पहले तो समझ लो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ holding company's profit, each company's profit in consolidated financial statement, ठीक है ऐसे। अब ये क्वेश्चन का मतलब समझो कि होल्डिंग कंपनी का जो मतलब प्रॉफिट, वो अपने कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या दिखाएगी, तो कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में होल्डिंग कंपनी क्या करेगा, अपना प्रॉफिट तो दिखाएगा ही दिखाएगा, प्लस उसने जिस कंपनी का शेयर मोर देन 50% एक्वायर करके होल्डिंग कंपनी हुआ है, ठीक है, जैसे कि वो किसका होल्डिंग कंपनी हुआ है, वो ए का, बी का, सी का, डी का, ठीक है, सबका होल्डिंग कंपनी हुआ है, तो उनका प्रॉफिट भी अपने बैलेंस शीट में दिखाएगा, ठीक है। लेकिन कौन सा प्रॉफिट दिखाएगा, प्रॉफिट तो दो तरीके का हो सकता है, प्री एक्विजिशन हो सकता है, पोस्ट एक्विजिशन हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि प्री आइटम सारा जो है वो कैपिटल नेचर का होता है, जो पोस्ट आइटम होता है वो हम लोग का रेवेन्यू नेचर का होता है, क्योंकि पोस्ट आइटम रेवेन्यू नेचर का इसीलिए होता है क्योंकि उसको एक्वायर करने के बाद, पोस्ट मतलब क्या, एक्वायर करने के बाद जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है उसमें होल्डिंग का भी जो है एक्टिविटी रहेगा, ठीक है। और बिफोर एक्विजिशन जो भी प्रॉफिट उसे खरीदना पड़ रहा है, ठीक है, उसमें होल्डिंग का, जैसे देखो यहाँ पर जो प्रॉफिट था, ये देखो
यहाँ पर जो प्रॉफिट था, ठीक है, ये प्रॉफिट जनरेट करने में होल्डिंग का कोई हाथ नहीं है, इसीलिए होल्डिंग को ये प्रॉफिट परचेज करना पड़ा। बट ये जो प्रॉफिट हो रहा है ना, कंसोलिडेशन डेट पे जो प्रॉफिट दिख रहा है, ये प्रॉफिट जनरेट करने में होल्डिंग का भी जो है एक्टिविटी है, ठीक है। मतलब एक्वायर करने के बाद ये भी मेहनत कर रहा है, मतलब वो कंपनी तो उसी का हो गया ना, तो अपने कंपनी में काम हो रहा है, उसमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो ये रेवेन्यू पोर्शन हो जाएगा। बट जो परचेज करके लेना पड़ रहा है वो हम लोग का कैपिटल नेचर का हो गया, ठीक है। इस प्रॉफिट को अर्न करने में थोड़ी ना इनका कोई हाथ था, होल्डिंग कंपनी का नहीं था, लेकिन ये प्रॉफिट जो बना उसमें इसका हाथ था। तो जो प्रॉफिट इसका रेवेन्यू नेचर का है वही रिजर्व सरप्लस के अंडर पीएल में आएगा, रिजर्व सरप्लस के अंडर जो पीएल दिखता है वहां आएगा। और जो इसका मेहनत वाला प्रॉफिट नहीं है वो रिजर्व सरप्लस के अंडर कैपिटल रिजर्व में आएगा, ठीक है। हम फिर से बता देते हैं, देखो रिजर्व सरप्लस के अंडर ही मेरा कैपिटल रिजर्व भी आता है, इसी में मेरा पीएल भी आता है। तो कैपिटल रिजर्व में कौन सा प्रॉफिट दिखता है, परचेज प्रॉफिट दिखता है, ठीक है, जो प्रॉफिट मुझे परचेज करना पड़ता है, क्योंकि मैंने खुद जनरेट नहीं किया तो कोई दूसरा अपने मेहनत का प्रॉफिट मुझे देगा तो मुझे खरीदना पड़ेगा। जबकि पोस्ट एक्विजिशन के बाद जो प्रॉफिट होगा उसमें मेरा भी मेहनत होगा, मतलब होल्डिंग का भी होगा, तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा, तो उसे हम लोग पीएल में दिखा सकते हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पर हमें दिखाना है कि पीएल में हम लोग कौन सा आइटम दिखा सकते हैं। ये देखो अपने पीएल में कौन सा, तो बोला है ना होल्डिंग कंपनी अपने प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट इन द कंसोलिडेटेड, मतलब पीएल में वो कितना आइटम दिखाएगा, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो देखो पीएल में वो क्या दिखा सकता है, तो पहला हम एक समझा देते हैं, उसके बाद तुम लोग मुझे बताना। जैसे कि केस, ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी कितना प्रॉफिट दिखाएगा, एक तो वो अपना 2 लाख प्रॉफिट दिखाएगा। वो तो देखो अगर वो होल्डिंग नहीं बनता किसी भी कंपनी का तो भी वो 2 लाख तो दिखाता ही पीएल में, क्योंकि 2 लाख उसका पीएल का पोर्शन है। अब बाकी पीएल में और कितना दिखाएगा, बाकी पीएल में वो दिखाएगा सब्सिडियरी कंपनी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में उसका जितना हिस्सा है। फिर से हम बोल रहे हैं सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का उसका जितना हिस्सा है, पूरा नहीं दिखा सकता है, जितना उसका हिस्सा है। तो वो 90% शेयर होल्ड कर रहा है, तो सब्सिडियरी कंपनी का 90% प्रॉफिट वो दिखा सकता है, बट क्या पूरा नहीं, नहीं पूरा नहीं, जितना पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। बाकी कहाँ दिखाएगा, कैपिटल रिजर्व में, बट वो तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन तो पूछा है कि बोलो प्रॉफिट पीएल में कितना दिखा सकते हो। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा ड्रॉ करके समझा देते हैं। देखो 1120x1 में, 1120x1 में, ठीक है, प्रॉफिट सब्सिडियरी कंपनी का कितना था, ये देखो 50,000, ये दिख रहा है 50,000, ठीक है। और जब ईयर एंड आया, जब ईयर एंड आया 31 दिसंबर 2001 होगा, मैंने 2 लिख दिया है गलती से, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 70,000, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है 70,000। पहले था 50,000 ओपनिंग में, क्लोजिंग में हुआ है 70,000। मुझे इतना बता दो कि इसमें से प्री अमाउंट कितना है, पोस्ट अमाउंट कितना है, और ये डेट ऑफ एक्विजिशन भी है, ठीक है। तो मुझे इतना बता दो कि प्री प्रॉफिट कितना है, पोस्ट प्रॉफिट कितना है। कुछ तो बोलो, जो समझ में आ रहा है वही बोलो। यही प्री वाला 50, पोस्ट वाला 70। प्री वाला 50 तो ठीक है, पोस्ट वाला 70 नहीं, कुछ और होगा। मतलब सोच, ये टोटल प्रॉफिट है क्या ईयर एंड हाँ का? हाँ, तो फिर हमेशा टोटल ही 20, होता है। तो हाँ 20। 20, ये हमेशा तो टोटल ही होता है ना, थोड़ी ना नॉर्मल प्रॉफिट दिखाते, वो तो एक्यूमुलेट होता जाता है हर साल। जैसे कभी ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट, तो उसमें कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, फिर वो कैपिटल नेट प्रॉफिट ड्रॉइंग सब एडजस्ट होके जो कैपिटल आता है क्लोजिंग, वही तो नेक्स्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाता है, इस तरीके से होता है। तो पहले अगर 50 था, अभी एंड में 70 हुआ है, तो इस साल अर्न कितना किया है, 20,000। और इस अर्निंग में जो है किसने पार्टिसिपेट किया,
होल्डिंग में, इस अर्निंग में नहीं किया, इसमें किया हुआ है, ठीक है, तो ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो वो पीएल में क्या दिखा सकती है, जो उसने कमाया, तो उसने कितना कमाया है, उसने 20,000 कमाया, बट 20,000 का पूरा उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो 90% शेयर होल्ड कर रहा है, तो जितना परसेंट शेयर होल्ड करेगा उतना मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, कैसे करके आया, 70,000 माइनस 50,000। तो अब देख लो कैलकुलेट करके कितना आएगा, बता दो। एटीन आ रहा है उसमें। हाँ 2,18,000। ठीक है, सेम तरीके से केस टू। 2 लाख अपना प्रॉफिट तो ऑलवेज दिखाए, ये तो वो कॉन्सोलिडेट करे, मतलब कॉन्सोलिडेट होने का सिचुएशन हो या ना हो, ये तो उसका प्रॉफिट रहेगा ही। और बाकी 85% प्रॉफिट का हिस्सेदारी वो अपने माइनॉरिटी, सॉरी माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या हो रहा है, 85% जो है वो अपना पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में दिखाएगा। तो इस केस में देखते हैं कितना, यही मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन है, यहाँ पर आ जाएगा December x1, ठीक है। अच्छा, यहाँ प्रॉफिट देखो कितना है, स्टार्टिंग में 30,000, एंडिंग में 20,000, ठीक है। तो ये 30,000 वाला तो एक्विजिशन होने के पहले से ही है, तो ये प्री, ठीक है। और 20,000 एक्विजिशन होने के बाद है, तो फिर ये पोस्ट पूरा नहीं होगा, अभी सीखा हम लोगों ने। तो अब बताओ पोस्ट एक्विजिशन क्या है। अमाउंट, लॉस। लॉस है। कितना लॉस हुआ, 10,000, ठीक है, लॉस हुआ। तो हो ही सकता है, लॉस भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि लॉस नहीं होगा। तो 20,000 माइनस 30,000, ठीक है, वैसे ही निकलता है ना, पहले हमेशा ये एंड वाला लिखना चाहिए, क्योंकि 50,000 इंक्रीज होके 70 हुआ है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 70 माइनस 50, वैसे ही 20,000, 30,000 डिक्रीज होके 20,000 हुआ है, तो 20 माइनस 30, 2 लाख प्लस 85%, हाँ नेगेटिव में 10,000, हाँ 2 लाख प्लस, मतलब माइनस हो जाएगा। माइनस 1,91,500। केस 3, 2 लाख प्लस 80% ऑफ 11x1, डेट ऑफ एक्विजिशन 31st of December x1। अब यहाँ पर देखते हैं 80%, ये 50,000 और यहाँ नहीं, ये 20 और ये 20। तो इसमें किसी तरीके का, कुछ भी नहीं है चेंज। हाँ किसी तरीके का प्रॉफिट जनरेट हुआ ही नहीं आफ्टर एक्विजिशन, ठीक है। तो ये +0 है। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 0, मतलब एक्वायर होने के बाद किसी तरीके का अर्निंग जनरेट नहीं हुआ। तो फिर कितना दिखाएगा, 2 लाख ही दिखा सकता है, इससे ज्यादा और क्या दिखाएगा, वो तो 0 ही रह जाएगा, 80% ऑफ 0 तो 0 हो गया, तो 2 लाख ही दिखाएगा। केस 4, फोर्टी, बोलो पोस्ट कितनी, एड ही हुआ, इंक्रीज हुआ पोस्ट प्रॉफिट 15,000, कितना आ रहा है,
2,15,000। ठीक है, तो देखो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन ही आज हम लोग करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट बिल्डअप हो। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को तीन चीज सीखने को मिला कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का क्या पोर्शन होता है, जब निकालते हैं तो क्या ध्यान में रखना चाहिए कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो पोर्शन है वो निकालने का मतलब है उसका जितना परसेंटेज है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना। फिर हम लोगों ने देखा कि गुडविल कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं, जिसपे तो हम लोगों ने लास्ट क्लास भी एक दो एग्जाम्पल किया हुआ है। और उसके बाद देखा कि अगर होल्डिंग कंपनी अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, वहां रिजर्व सरप्लस के अंडर पीएल में क्या दिखाएगी, ठीक है, तो पीएल में ये अमाउंट दिखाएगी। अच्छा, और अगर पूछा जाए कैपिटल रिजर्व में कितना दिखाएगी, जबकि क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन अगर पूछे कैपिटल रिजर्व में कितना दिखाएगी तो कितना बोल सकते हो, ये अमाउंट का, ये जो अमाउंट दिख रहा है ये तो 18,000 कैलकुलेट करके आया है, ये 20 कितना दिखाएगी कैपिटल रिजर्व में, बोलो कैपिटल रिजर्व में कितना दिखाएगी। 2 लाख तो दिखाएगी नहीं क्योंकि वो तो पीएल है, वो तो नहीं दिखाएगी, वो तो उसका पीएल है। अगर पूछे कैपिटल रिजर्व में कितना दिखाएगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, 90% ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। वही तो होता है कैप, अभी तो बोला परचेस प्रॉफिट, तो फिर कितना होगा 90% ऑफ 50,000, उतना ही दिखाएगी। बोलो समझ में आया मेरा बात, नहीं तो एक आगे बार जाके और फिर पहले बोलो कैपिटल रिजर्व 90%। 90%। क्या मतलब 90% किसका क्या? मेरा क्वेश्चन क्या था बोलो, प्रॉफिट कितना दिखाएगी? कौन सा प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट तो दिखाई दिया, वही तो कैलकुलेट, हाँ, ये तो प्रॉफिट मतलब नहीं मैंने, अपना एच का। कैपिटल रिजर्व में कितने दिखाई क्वेश्चन, अच्छा, कैपिटल रिजर्व। बोलो सबको ही बोलो कैपिटल रिजर्व में कितना दिखाएगी। अभी ये क्वेश्चन करने के पहले ही मैंने बोला कि परचेज प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाता है, कैपिटल नेचर का है, कुछ नहीं सुन रहे हो तुम लोग ठीक से, अभी तो 45,000, 45,000 सही आंसर, 45,000, 90% ऑफ 50,000 हो जाए। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो खरीदा हुआ प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है, वो दिखाएगी। अच्छा, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन में सुन लीजिए। ठीक है चलो, अब देखो इलास्ट्रेशन के लिए भी ऐसा बहुत क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें बहुत सारा पॉइंट होता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं अच्छे से सुनने के लिए, और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि एक ही तरह का चीज नहीं होगा कि ठीक है एक ही तरह का चीज हम लोग प्रैक्टिस करें, अलग अलग चीज मिलेगा हम लोग, इसीलिए ध्यान ज्यादा रखना। अगर ध्यान इधर उधर चला जाएगा ना तो फिर नहीं समझ। देखो क्या बोल रहा है कि XYZ लिमिटेड परचेज 80% शेयर ऑफ ABC लिमिटेड ऑन 1 Jan 2001 फॉर 1,40,000, ठीक है। तो XYZ ने परचेज किया है ABC लिमिटेड का 80% शेयर, तो कौन होल्डिंग कंपनी और कौन सब्सिडियरी कंपनी, बताओ बताओ, जल्दी बोलो, कंसेंट्रेशन रहेगा तो जल्दी बता सकते हैं हम लोग। XYZ ने परचेज किया है, बोलो। XYZ होल्डिंग। तो ठीक है, XYZ होल्डिंग हो गया, और ABC सब्सिडी, 80% होल्ड कर रहा हूँ, 80% होल्ड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब 1 Jan 2001 को डेट ऑफ एक्विजिशन, 1 Jan 2001 का है इनका डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कि 1,40,000 से परचेज हुआ है, तो ये क्या होता है, ये होता है कॉस्ट ऑफ, क्या बोलते हैं इसे, बोलो ये सारे टर्म याद हो जाने चाहिए, Cost of acquisition. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इन्वेस्टमेंट, द इशूड कैपिटल ऑफ ABC लिमिटेड ऑन 1 Jan 2001, ABC कौन है, सब्सिडियरी कंपनी है। इसका कैपिटल जो इशूड दिख रहा था बैलेंस शीट में वो था 1,00,000 एंड द बैलेंस इन PL 60,000, तो इस डेट पे ABC लिमिटेड का जो शेयर कैपिटल है वो दिख रहा था 1,00,000, ठीक है, और PL जो दिख रहा था वो है 60,000, ठीक है, 1,00,000 और 60,000 ये दिख रहा था। तो अब होल्डिंग कंपनी को
जो मिलेगा 80% जो उसने होल्ड किया है वो किस चीज का होल्ड करेगा बोलो। अभी ये सारा चीजें करके आए, केस 1 2 3 4 में यही किया, 4 4 केस किया, इसके बाद अगर नहीं बता पाओगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। होल्डिंग कंपनी जो 80% ऑफ क्या होल्ड करेगी? वो दोनों का मिला के SC प्लस PL का मिला के 1,60,000 का 1,60,000। 80% होल्ड करेगी। हाँ ठीक है, हाँ। इतना दिमाग में रखना पड़ेगा हमें। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 December 2001 एबीसी लिमिटेड अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 20,000। 31 December 2001। अब देखो यहाँ बोल क्या दिया है लैंग्वेज कि एबीसी लिमिटेड ने अर्न ही किया है 20,000 का प्रॉफिट एट द ईयर एंड, डिक्लेयर्ड एंड पेड ए डिविडेंड ऑफ 15,000। वो बाद में पढ़ते हैं, पहले बोल रहा है एबीसी लिमिटेड ने 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, तो ये 20,000 वाला प्रॉफिट क्या है, कब अर्न किया है, देखो बोल रहे हैं। पूरे साल भर में, तो वो पूरे साल ईयर भर में। एंड में। हाँ तो फिर ये प्लस आइटम ही यहाँ पर 20,000 है जो हम लोग यहाँ पर निकाल रहे थे, क्योंकि हमें ईयर एंड का प्रॉफिट बता दिया था। यहाँ ईयर एंड का प्रॉफिट नहीं बताया, ड्यूरिंग द ईयर अर्नड प्रॉफिट बताया है, तो ईयर एंड का फिर प्रॉफिट कितना हो जाए, मतलब वो तो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दिया है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो ईयर एंड में प्रॉफिट कितना हो जाएगा? আরে কি রে বাবা বলো, যদি 50,000 থেকে 70 হলে এখানে 20 অ্যাড হচ্ছে, তাহলে এটা 50 20-তে 70 হয়, তাহলে এটা কত হবে বলতে পারবেন? কি বলবো বলো? इनिशियली प्रॉफिट कितना था? सब तो दिया हुआ है। अच्छा यहाँ दिख रहा 60। नहीं, अच्छा बोलो 60 कितना? 20 80। 80,000। 80,000 हो जाएगा, अगर 60,000 पहले था, 20 अर्न हुआ है तो 80,000 हो जाएगा, जस्ट उल्टा बोला है क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है कि डिक्लेयर एंड पेड डिविडेंड 15,000। ठीक है, तो यहाँ पर डिविडेंड जो है अपने कॉपी में लिखो तुम लोग, तभी कर पाओगे। देखो ये मेरा सजेशन है, बाकी लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो मुझे तो दिख नहीं रहा। लिख रहे हैं मैम। डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड बोला है 15,000 होना चाहिए। मतलब बोल रहा है कि इन्होंने डिक्लेयर किया है डिविडेंड और पे किया है 15,000। कब किया है? ईयर एंड में ही किया है, ये भी ध्यान में रखना है कब डिविडेंड पे हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर प्री पोस्ट डिपेंड करेगा। ठीक है, इतना बार इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैटर क्रिटिकल है, उतना आसान नहीं है कि हम लोग जस्ट पढ़े और हो जाएगा। ठीक है, कौन सा प्री है पोस्ट है हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं आए। ठीक है, तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड हो गया 15,000। ये कब हो रहा है? 31 December को हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब बोलो ये जो डिविडेंड पे हो रहा है ये एक्वर होने के बाद पे हुआ, डिक्लेयर हुआ, या एक्वर होने के पहले हुआ? सिंपल क्वेश्चन, एक्वर होने के पहले हुआ या एक्वर होने के बाद हुआ? एक्वर तो यहाँ पर हुआ। स्टोरी तुम लोग भी लिख रहे हो ना, तो उसको देखते भी जाओ, थोड़ा थोड़ा लिखते लिखते। After acquisition. आफ्टर एक्विजिशन, ये तो डेटा यहाँ एक्वर हुआ है और यहाँ डिविडेंड डिक्लेयर और पे हो रहा है, तो आफ्टर एक्विजिशन हुआ ना। show by an entry how the dividend should be recorded in the books of XYZ Limited। पहला क्वेश्चन बोला है XYZ Limited के बुक्स में किस तरीके से एंट्री को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो XYZ Limited कौन है? होल्डिंग कंपनी। तो बोलो, होल्डिंग कंपनी जब डिविडेंड ले रही है तो पहले तो ये सोचो कि ये उसके लिए कैसा डिविडेंड है, क्या प्री एक्विजिशन या पोस्ट एक्विजिशन। वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो तो कंसेप्ट जो 5 लिखवाया था उसमें ही मैंने बताया था, फिर अभी बता देते हैं, चलो कोई बात नहीं। कि जब अगर होल्डिंग कंपनी एक्विजिशन के बाद के बने हुए प्रॉफिट से डिविडेंड दिया जा रहा है तो उसका भी अर्न्ड प्रॉफिट से दिया जा रहा है, तो पोस्ट
एक्विजिशन डिविडेंड अगर है तो उसका इनकम होगा। पोस्ट आइटम हर एक चीज इनकम माना जाता है, प्री आइटम हर एक चीज कैपिटल नेचर का होता है, तो वो कैपिटल आइटम माना जाता है। तो पहले बोलो ये डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ ये एक्विजिशन के बाद हुआ, ठीक है, तो ये XYZ लिमिटेड के लिए भी पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड हो गया, ठीक है। तो मैंने अभी बोला पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड इनकम होता है, तो इनकम को कैसे रिकॉर्ड करेगा XYZ लिमिटेड? कोई भी इनकम को, जैसे रेंट का इनकम होता है तो बैंक टू रेंट, सैलरी होता है तो बैंक टू सैलरी, वैसे ही बोलो कि डिविडेंड के इनकम को क्या लिखेगा, वही बताना है हमको। बैंक डेबिट होगा। हाँ, बैंक डेबिट होगा और क्रेडिट, अभी देखो ना मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिया तो सब्सिडरी का कुछ नाम देखे। नहीं, जो इनकम है उसका नाम, जैसे रेंट है तो रेंट, सैलरी है तो सैलरी, तो ये क्या है? तो डिविडेंड। डिविडेंड। और अगर हम लोग लिखना चाहते हैं डिविडेंड इन सब्सिडियरी कंपनी, वो लिख सकते हैं, बट मेन बात है कि डिविडेंड, ठीक है। अब इसको कितना डिविडेंड मिलेगा? क्या पूरा 15,000 मिलेगा? नहीं, 80%। 80% मिलेगा, सही है। तो 15,000 का 80%, तो जितना हो रहा है उतना, कितना हो रहा है एक बार देख लो। 12,000। अब ये इनकम कहाँ क्लोज होगा? हर एक इनकम कहाँ क्लोज होता है? या तो पीएल में या ट्रेडिंग में। लेकिन देखो यहाँ तो ट्रेडिंग का कोई कंसेप्ट होता नहीं, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग करके आ रहे हैं, वहां तो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही ट्रेडिंग वगैरह सारा चीज रहता है, जो कि हम लोग कर चुके हैं, कभी का कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर एसपीएल लिख सकते हो या पीएल लिख सकते हो, वो अलग बात है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बोला जाता है इसे, जो कि हम लोगों ने भर भर के किया, पीएल सीखा, बैलेंस शीट सीखा, ये सब तो कर चुके हैं। तो ये तुम लोग को ही मुझे बताना चाहिए कि मैम इसको एसपीएल लिखिए, ठीक है, जो भी हो। तो ये हो गया हम लोग का इनकम दिखा दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये वाला। अब बोल रहे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 1 Jan 2001 एंड 31 December 2001। बोल रहा है कि ये जो डेट है और ये जो डेट है, इस दोनों डेट को माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट कितना रहेगा। मतलब सेम यही वाला क्वेश्चन, लेकिन देने का तरीका अलग, कि डेट ऑफ एक्विजिशन और ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू कितना होगा। तो देखो सेम चीज दिया है हम लोग को, तो वो हम लोग निकाल ही सकते हैं। तो तुम लोग कोशिश करो, सारा तो ड्रॉ कर दिया, और अगर कॉपी में लिख चुके हो तो तुम लोग खुद से निकालो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम तो बता ही देंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन तुम लोग भी तो एक बार कोशिश कर सकते हो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पहले परसेंटेज बताओ कितना होगा, कैसे निकाला था, देखो कॉपी में ये वाला देखो कैसे निकाला था। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का परसेंटेज इनटू नेट वर्थ, तो वैसे ही निकालो। तो बोलो पहले इन परसेंटेज कितना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, या फिर निकाल के 20। बताओ। 20%, ठीक है, या फिर पूरा कैलकुलेट करके बताना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। 20% इंटू, और यहाँ पर नेटवर्थ कितना आ जाएगा, इस केस में नेटवर्थ कितना आ जाएगा, तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस पीएल। का जो भी हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पीएल है तो पीएल लिखेंगे, अगर कुछ और होगा तो कुछ और भी लिख सकते हैं। बेसिकली रिजर्व सरप्लस का सारा हिस्सा आ जाता है, प्लस 60,000, और इधर कितना हो जाएगा 1,80,000। 1 लाख प्लस। अब देखो इधर जो है ना 80 पूरा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बताते हैं, पहले ये कैलकुलेट कर लो फिर हम बता देते हैं। 1 लाख, 32,000। हाँ ये 32,000। अब कंपनी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो कंपनी डिविडेंड देगी कहाँ से? एबीसी लिमिटेड जब डिविडेंड, पीएल से पीएल से। तो कितना डिविडेंड दिया है टोटल में? 15,000। ठीक है, तो क्या उसका प्रॉफिट कम होगा कि नहीं हाँ। होगा? ठीक है, तो प्रॉफिट अभी कितना हो जाएगा, जो 80,000 दिख रहा है वो 65। 65। तो अब कंसोलिडेशन डेट पे क्या पूरा 80,000 का हिस्सा माइनॉरिटी इंटरेस्ट को मिल सकता है? नहीं, क्योंकि अगर डिविडेंड दिया है तो उतना तो कम हो ही जाएगा ना। तो जितना हो रहा है 65 कितना आ रहा है ना, तो उसके ऊपर होना चाहिए। तो बताओ कितना हो। शेयर कैपिटल का 1 लाख प्लस ये 65। कितना, 65, ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा? 33।
33,000। ये हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट का amount। ठीक है, ये छोटा छोटा चीजें नोट डाउन करना है, क्योंकि इतना छोटा छोटा तो देगा नहीं, कंप्लीट क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, कभी कभार छोटा छोटा चीज भी दे सकता है, लेकिन ये मेन पोर्शंस है। ये वर्किंग नोट में भी शिफ्ट हो सकता है जब क्वेश्चन बड़ा होगा, लेकिन ये सब सीखना जरूरी है, तभी जाके पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, अभी यहाँ पर बोल रहा है कि ऑल्सो प्लीज चेक वेदर देयर शुड बी एनी गुडविल और कैपिटल रिजर्व एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। मतलब गुडविल या कैपिटल रिजर्व कुछ जनरेट हुआ है कि नहीं। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, तो तुम लोग बताओ गुडविल या कैपिटल रिजर्व में से क्या जनरेट हुआ है। क्या कैसे निकालते हैं, पहले लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने से परचेज किया गया शेयर। ठीक है, 80% शेयर। तो यहाँ देखो ड्रॉ में ही मैंने लिखवा दिया है, 1,40,000 रुपीज से परचेज किया गया है, और बदले में मिला क्या है, क्या मिलता है, होल्डिंग्स शेयर इन सब्सिडियरीज कंपनी। ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी में होल्डिंग का शेयर, कितना शेयर होगा, 80%। 80% ऑफ क्या, 80% of 1,60,000 1,60,000। 1,00,000 का शेयर और 60,000 का प्रॉफिट। ठीक है, 1,28,000 1,28,000। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, गुडविल की कैपिटल रिजर्व। गुडविल गुडविल कितना अमाउंट है, 12,000 हो गया। अच्छा, हम लोग ये वाला करेंगे, इलास्ट्रेशन 3। ठीक है, इसमें क्या बोला है पहले देख लो, एक ही चीज पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ जेड लिमिटेड। ठीक है, अच्छा देखो, ड्रॉ कर लेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड एक्वायर 70% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ जेड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2001 एट ए कॉस्ट ऑफ 70 लाख। पहले इतना चीज लिख ले, 31 मार्च था कि दिसंबर, 31 मार्च 2001 डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, एक्स जो है वो होल्डिंग कंपनी है, और जेड जो है वो सब्सिडियरी कंपनी लिमिटेड लिखूंगी, एज हो गया। ये सब्सिडियरी कंपनी, इसने एक्वायर किया है 70% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ जेड लिमिटेड, 70% एक्वायर किया। अच्छा, फिर बोल रहा है कि एट ए कॉस्ट ऑफ 70 लाख, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 70 लाख। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड एज ऑन 30। अब जेड लिमिटेड का सारा डेटा हम लोग को दे रखा है। ठीक है, जिसमें बोल रखा है कि पीपी है 120, इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट, लोन एंड एडवांसेस 15%, डिवेंचर और करेंट लाइबिलिटी। द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन हैज बीन have been agreed upon not include in the above figure। बोल रहा है रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट ऊपर के फिगर्स में दिया हुआ नहीं है। पीपी को 20% से अप किया गया है, इन्वेस्टमेंट को डाउन किया गया है 10% से। तो इसमें इम्पैक्ट आना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास छोटा छोटा क्वेश्चन करवाया था, अगर याद आ रहा है तो एक बार देखो, या फिर कॉपी में भी एक बार देख सकते हो। ठीक है, ताकि बोलने में आसानी हो। तो ये अपवर्ड होगा जो भी, या डाउनवर्ड होगा जो भी, एसेट हो लाइबिलिटी हो, तो उसका इम्पैक्ट हमें दिखाना पड़ेगा, ताकि हम लोग सही नेट वर्थ कैलकुलेट कर सके, क्योंकि नेट वर्थ तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। बोल रहा है कि जेड लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड 20% ऑन इट्स इक्विटी शेयर एज ऑन 31 मार्च 2001। अच्छा, ये भी लिख लेते हैं, 31 मार्च 2001 को 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, 20% ऑन इट्स इक्विटी शेयर एज ऑन 31 मार्च 2001।
फेस वैल्यू, अच्छा देखो, अब जेड लिमिटेड ने डिक्लेयर किया है, जेड लिमिटेड का मतलब हो गया जो सब्सिडियरी कंपनी, उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कब किया है 31 मार्च 2001, यानी डेट ऑफ एक्विजिशन को। फेस वैल्यू 10 पर शेयर, एक्स लिमिटेड परचेज द शेयर ऑफ जेड लिमिटेड एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर, और एक्स ने जेड का जो शेयर परचेज किया था, ठीक है, तो वो था एट द रेट ऑफ 20 करके, तो इसको हम कैसे लिखे, यहाँ पर दिखा देते हैं, एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर करके इन्होंने परचेज किया, ठीक है, और जेड लिमिटेड का जो शेयर है वो एट द रेट ऑफ 10 करके है, मतलब फेस वैल्यू बोल सकते हैं, फेस वैल्यू दे ही दिया है, बोल क्या सकते हैं, यहाँ पर दे दिया है। जेड का फेस वैल्यू है 10, और जो परचेजर है यानी जो क्या नाम है उसका, एक्स, एक्स जो है होल्डिंग कंपनी, उसने 20 पर शेयर करके परचेज किया हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व हम लोग को बोल रखा है, ठीक है। तो अगर हमें गुडविल कैलकुलेट करना है या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है तो हमें क्या क्या चाहिए वो पहले देखो। इतना तो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन लिख लिया। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन हमेशा मिलेगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा हम लोग को देगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है एक बार बताओ। 70 लाख। 70 लाख, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 70। अच्छा, बाकी इसमें हमें क्या दिखाना पड़ेगा, होल्डिंग कंपनी का शेयर, ठीक है। अब उसके लिए एक चीज देखो, अब जैसे हम लोग क्या निकालते हैं, इसके बाद निकालते हैं कि जो कंपनी होल्डिंग कंपनी है उसमें उसने सब्सिडियरी में नेट वर्थ कितना एक्वायर किया है, तो 70% होगा, 80 लिख रहे थे पहले वाले क्वेश्चन की वजह से गलती से, 70% ऑफ नेट वर्थ ऑफ सब्सिडियरी कंपनी होना चाहिए, ठीक है। अब नेट वर्थ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, देखो मैंने तुम लोग को दो चीज सिखाया था, दो तरीके से हम लोग नेट वर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो शेयर कैपिटल के साथ रिजर्व सरप्लस ऐड कर दो तो नेट वर्थ मिल जाएगा, ठीक है, एक ये ऑप्शन होता है। दूसरा होता है कि टोटल एसेट से आउटसाइडर आउटसाइडर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो माइनस। हमें नेटवर्थ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या इन दोनों में से किसी भी तरीके से निकल सकता है, जैसे कि अगर हम लोग इंफॉर्मेशन देखें, ठीक है, तो अगर शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस करने का हम लोग ट्राई करते हैं, क्या यहाँ हमें शेयर कैपिटल कहीं पर भी दिया हुआ है, ये तो छोड़ो, ये तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, वो इसमें तो चाहिए भी नहीं। अगर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस करोगे क्या ये पॉसिबल होगा, शेयर कैपिटल है क्या इंफॉर्मेशन में, तब ना करें। नहीं। नहीं है, कहाँ शेयर कैपिटल तो लिखा ही नहीं है ना, तो रिजर्व सरप्लस है, कहीं रिजर्व सरप्लस भी है क्या, शेयर कैपिटल नहीं है रिजर्व सरप्लस है, वो भी तो नहीं। ये जो नीचे शेयर डिक्लेयर का दिया है कि मतलब डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड और फिर ऑन इक्विटी शेयर्स। हाँ, लेकिन शेयर का वैल्यू का, इक्विटी शेयर पे तो दिया है बट शेयर का वैल्यू नहीं होगा, तो यहाँ ऐड क्या करें, तो बोला इक्विटी शेयर पे दिया है बट अमाउंट क्या है इक्विटी शेयर का, या अच्छा। क्वांटिटी क्या है, कुछ तो दिया नहीं है, तो कैसे निकालें। अच्छा, अब टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, ठीक है, उससे नेट वर्थ निकल जाएगा। तो टोटल एसेट में क्या हम लोग के पास टोटल एसेट और आउटसाइडर लाइबिलिटी अवेलेबल है, डिबेंचर्स ऑफ करंट लाइबिलिटी है, और लोन्स एंड एडवांसेस को क्या पकड़ेंगे, एडवांस होने से हमेशा ये होता है एसेट। एसेट। तो ये वाला से ट्राई कर सकते हैं। हाँ, इससे कर सकते, इससे करेंगे तो हमें नेट वर्थ मिल जाएगा। तो कौन सा वाला लगाएंगे यहाँ पर, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी।
ठीक है, ये करेंगे तो हमें नेट वर्थ मिल जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ जगह रख देते हैं इतना। ठीक है, कैलकुलेट कर यहाँ पर निकालते हैं नीचे। किसका निकालना पड़ेगा? नेटवर्क जेड लिमिटेड का। ठीक है, जो सब्सिडियरी कंपनी होता है उसका, क्योंकि उसी का चीज लेगा ना होल्डिंग कंपनी। टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट में हम लोग क्या क्या लेंगे? पीपी लेंगे, इन्वेस्टमेंट लेंगे, करेंट एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस। एक बार लिख देते हैं, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इतना कुछ नहीं लिखेंगे। प्लस लोन एंड एडवांसेस प्लस करेंट एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी में डिवेंचर और क्या बोलते हैं इसे, करेंट लाइबिलिटी था शायद, डिवेंचर और करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, पीपी कितना लिखेंगे? आप करने बोला है 20% से, तो 120 लाख का कितना करेंगे? 120 प्लस 120 इंटू 20% प्लस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट 10% से कम करने बोला है, 55 लाख इंटू मतलब माइनस 55 लाख का 10% प्लस लोन एंड एडवांसेस 15 लाख प्लस करेंट एसेट 70 लाख। ठीक है, और माइनस डिवेंचर और ये करंट लाइबिलिटी मतलब 90 लाख और 50 लाख। 90 प्लस 50, अब देखते हैं कितना होगा। 120 का 20% मतलब कितना हो जाएगा? बताओ थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह कुछ। 96। 96। 120 का 20%, 24 24 लाख। 144। 144 प्लस ये 55 का 10% बोले, मतलब कम करके कितना मतलब आएगा? 55 का 90%, मतलब 55 का 90%, 44.5। 49.5 होना चाहिए। अच्छा, 5.5 होगा ना 10%, तो 5.5 लेस होगा, तो मेरे हाँ हिसाब हाँ से 49। 49 आएगा शायद। हम्म, 1570 माइनस 90 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 90 प्लस 50 140। 140। अब ये कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। 144 प्लस 144 प्लस 49.5 प्लस 15 प्लस 70 माइनस 138.5। ये लैख लिख दिया, सब कुछ लैख में है, तुम लोग जीरो वीरो लगा के कर सकते हो। ठीक है, मैंने तो एंड में लिखा है लैख, तुम लोग चाहो तो इसके ऊपर लिख देना इन लैख है। ठीक है, ये सब प्रेजेंटेशन अपना ध्यान रखना है कि कैसे करना है, वो तो तुम लोग कर लोगे। देखो उतना तुम लोग अभी इस पे ध्यान देंगे तो बाकी चीज नहीं हो पाएगा ना। तो 138.5 लाख नेट वर्थ ये जेड लिमिटेड का हो गया। लेकिन इसमें होल्डिंग का हिस्सा कितना होगा? जितना उसने होल्ड किया है, जितना उसका होल्डिंग 80%। परसेंटेज करने से जितना है 70%। 70 है, अच्छा। कितना आएगा? 96.95। 96.95 होल्डिंग कंपनी शेयर। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया नेट वर्थ कितना एक्वर होगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है? देखो, अब यहाँ एक डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था। अब ये डिविडेंड का देख लेना है कि ये प्री एक्विजिशन है कि पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड कहाँ डिक्लेयर हुआ था? डेट ऑफ एक्विजिशन पे। ठीक है, डेट ऑफ एक्विजिशन जिस दिन है उस दिन ही डिविडेंड डिक्लेयर भी हो गया, पे भी हो गया। डिक्लेयर एंड पेड ये दोनों चीज यहीं पर हुआ। तो जो एक
है, मतलब जो होल्डिंग कंपनी है उसको भी डिविडेंड मिला होगा, क्योंकि वो भी उस दिन शेयर होल्डर बन चुका था। अब उसके लिए वो डिविडेंड कैसा है, प्री है कि पोस्ट है, ये डिपेंड करता है हमेशा कि एक्वर कब हुआ और डिविडेंड कौन से प्रॉफिट से दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर डिविडेंड दिया जा रहा है तो कौन से पीरियड के प्रॉफिट से दिया जा रहा हो, यहाँ के प्रॉफिट से या फिर इधर के प्रॉफिट से। ये डेट पे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, तो यहाँ तो भी बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो कब के प्रॉफिट से डिविडेंड दिया जा रहा है, क्योंकि डिविडेंड तो प्रॉफिट से ही दिया जाता है ना। अच्छा, ये यहाँ तो भी ईयर स्टार्ट ही नहीं हुआ, मैंने तो ऐसे ही ड्रॉ करके दिखा दिया है, वो बात अलग है। यहाँ तो एक्विजिशन हुआ है, मैंने एक लाइन लगा दिया, अब यहाँ पर डिविडेंड हुआ है, इसके आगे तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। एक्विजिशन हुआ, डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड हुआ, तो कौन से वाले प्रॉफिट से कंपनी डिविडेंड दे सकती है, जेड लिमिटेड। ईयर बताओ, ईयर previous year है, प्रीवियस ईयर, ईयरটা বলার পর আমি এটা লিখবো। এটা वन x1, हाँ, 1/4/2000। x0 से x1 इस पीरियड के प्रॉफिट से ही देगी, ठीक है। तो इस पीरियड के प्रॉफिट से ये डिविडेंड दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस पीरियड के प्रॉफिट को अर्न करने में क्या एक्स ये होल्डिंग कंपनी का कोई कंट्रीब्यूशन रहा, अगर वो तब शेयर होल्डर रहेगी तब ना उसकी कैपिटल को यूज करके उसका, अब ये खुद यहाँ शेयर होल्डर हो रही है तो यहाँ प्रॉफिट अर्न कैसे वो करके दे। ये एक्स लिमिटेड यहाँ था, इस पीरियड में था क्या, पहले ये बोलो। नहीं, तो ये तुम लोग को सोचने में इतना समय क्यों लग रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। कि ये तो मैंने जस्ट ये पूछा कि अगर कोई यहाँ शेयर होल्ड कर रहा है तो यहाँ पर वो एग्जिस्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, बस इतना नहीं, ही नहीं, पूछा। नहीं कर रहा था, अगर नहीं कर रहा था तो क्या इस प्रॉफिट को अर्न करने में उसका कोई कंट्रीब्यूशन है, नहीं। नहीं है। तो अगर ये प्रॉफिट अर्न करने में उसका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, तो ये उसका कौन से नेचर का प्रॉफिट हो गया, प्री वाला। कैपिटल, प्री वाला, तो कैपिटल नेचर प्री का। कैपिटल, हाँ। प्री या कैपिटल, प्री होने से कैपिटल नेचर का हो जाएगा, ठीक हाँ। है। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का ट्रीटमेंट मैंने क्या बोला, तो वो तो इनकम होता नहीं है कि ऐसे लिख देंगे, इनकम होता तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इनकम दिखाएंगे, हाँ। लेकिन इनकम नहीं है तो उसे क्या दिखाते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में एडजस्ट किया जाता है, कंसेप्ट नंबर 3 या 4 में लिखवाया हुआ है, वहां देख सकते हो। हर एक प्री आइटम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट होता है, चेक करके देख लो एक बार अपने कंफर्मेशन के लिए कि याद आ जाए कि हाँ ऐसा कुछ लिखा हुआ था। हम दिखा देते हैं मतलब, हम्म। एक बार तुम लोग को देखना चाहिए ना, देखो देखो, एक बार देख लोगे तो तसल्ली रहेगी। मुझे अगर मिल जाएगा तो हम दिखा देते हैं। ये रहा प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन वाला, ये इस तरीके से पूरा समझाया हुआ है मेरा, ठीक है। वहां पर मैंने लिखवा दिया है प्री एक्विजिशन सारे आइटम क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट होता है, कैपिटल नेचर का होता है, सब लिखवा दिया है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है, ताकि उसको पढ़ने से ही हम लोग कर पाए क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन तुम लोग सिंप्लीफिकेशन का कुछ बेनिफिट ले नहीं रहे हो तो क्या करेंगे, जो भी हो चलो देखो। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये इसके लिए कैसा डिविडेंड हो जाएगा फिर, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, जो कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट होगा, ठीक है। अब ये डिविडेंड का अमाउंट कितना होगा, कैसे निकालोगे, तो डिविडेंड का अमाउंट कितना होगा, तो बोलो कैसे डिविडेंड निकालोगे। सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा कि कौन किसको डिविडेंड दे रहा है, पहले ये सोचो, कौन किसको डिविडेंड दे रहा है, पहले इतना बताओ। जेड लिमिटेड। हाँ, एक्स को दे रहा है, ठीक है। तो जेड लिमिटेड कितना डिविडेंड एक्स को देगा, जितना शेयर वो होल्ड कर रहा है उस पे कितना परसेंट, जितना उसने 20%। डिक्लेयर डिक्लेयर किया है 20%, ठीक है। तो मुझे क्या क्या डेटा चाहिए डिविडेंड का अमाउंट निकालने के लिए, तो मुझे क्या डेटा नंबर ऑफ चाहिए, शेयर्स, फेस वैल्यू। हाँ मुझे चाहिए नंबर ऑफ शेयर जो किसने होल्ड किया है, एक्स ने। एक्स ने होल्ड किया, नंबर ऑफ शेयर ऑफ एक्स इन
जेड, ठीक है, ऐसे मैंने सिंपल लिख दिया, एक्स का शेयर जेड में जितना सारा है इनटू फेस वैल्यू इनटू क्या हो जाएगा Percentage. 20%। अच्छा, अब फेस वैल्यू मेरे पास है अवेलेबल 10. 10, परसेंटेज है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर है मेरे पास, कितने सारे शेयर्स परचेज हुए हैं? नहीं. नहीं है डायरेक्टली, बट हम लोग निकाल सकते हैं, है नहीं बट निकाल सकते हैं। कैसे? हम लोगों ने 70 लाख रुपीस पे किया और एक एक शेयर 20 रुपए का खरीदा, तो कितना सारा शेयर था, ऐसे करके निकाल सकते। 35,000. या 35,000। नहीं नहीं. हाँ हाँ ठीक है, तो हुआ 35 नहीं, 3,50,000 होगा मेरे हिसाब से। 3,50,000. हाँ. एक जीरो कम हो रहा है, 3 लाख। हाँ, तो इतना सारा शेयर है, तो उससे हम लोग डिविडेंड निकाल लेंगे, इसका मतलब। तो वैसे करके निकाल, वैसे करके निकालना पड़ेगा। यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी परचेस्ड बाय एक्स लिमिटेड, रुपीज 70 लाख डिवाइडेड बाय रुपीज 20, कितना हो जाएगा 3,50,000। ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, इसके आगे रुपीज रुपीज नहीं लगाना, ठीक है, ये नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, अब 3,50,000 में कितना डिविडेंड होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, 3,50,000 का 20%। अच्छा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं डिविडेंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड इक्वल टू 3,00,000। देखो मैंने खुद बोला, खुद यहाँ रुपीज लिख दिया, 3,50,000 इंटू 10 इंटू 20%, कितना होगा? 7,00,000। 7,00,000, ठीक है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड हम लोग का हो गया 7,00,000, ठीक है। तो अब हम लोग वो लिख देते, चलो प्री एक्विजिशन डिविडेंड 7,00,000, वर्किंग नोट नंबर 1 से हम लोग को मिल गया 7,00,000। अब ये एडजस्ट होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट हो गया, माइनस करने से कितना आ जाएगा 63 लाख आएगा, ठीक है। अब इससे क्या माइनस करेंगे, अब मेरा कॉस्ट जो 70 लाख है उसके जगह ये कॉस्ट होगा। अब मुझे निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करें, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। ये तो हम लोगों ने पे किया, बदले में मिला क्या, तो होल्डिंग कंपनीज शेयर इन नेट वर्थ ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। तुम लोग नाम भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। कितना आया है 96,95,000। तो यहाँ पर 96,95,000 लिख देंगे, माइनस करके देखो कितना आ रहा है। ₹33,00,000। 33,95. तो ये कैपिटल रिजर्व आया कि गुडविल आया? इतना पे करके इतना मिला, तो ऑब्वियसली कैपिटल रिजर्व आया। ये तो देखो, देख के ही समझ जाना चाहिए, पर बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये हो जाता है कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो हम लोग का ये आंसर आ गया, कितना होगा। अब एक क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, बट हम जो है करवाते हैं, चलो इसमें। ये तो आंसर तो आ गया हम लोग का, गुडविल होगा कि कैपिटल। अब अगर हम लोग को ये पूछे, मान लो क्वेश्चन में, कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, किसका पूछ रहे हैं, जेड लिमिटेड का, ठीक है। जेड लिमिटेड का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या निकाल के दे सकते हो तुम लोग? ऐसे ही पूछ रहे हैं इन जनरल, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जेड लिमिटेड का कितना है, ऐसे ही पूछ रहे हैं। निकालना चाहिए, देखो ऐसे निकल जाएगा। ये 3,50,000 नंबर ऑफ शेयर्स तो है जेड लिमिटेड का, जो कि कितने परसेंट को डिफाइन करता है? 20%. 70 ना कितना, वो तो डिविडेंड है, वो तो होल्डिंग जितना है उतना होता है। अच्छा, 70% वो होल्डिंग वाला. ये तो होल्डिंग इतना ही तो होल्ड कर रहा है, 20% तो हाँ. डिविडेंड का रेट है कि
वो डिविडेंड इतना दे रहा है 3 लाख, क्योंकि वो अच्छा। नंबर ऑफ शेयर है जो वो होल्ड कर रहे हैं जो कि 70% है, तो 100% तो ये कितना होगा 5 लाख। ये करने से पता चलेगा कि टोटल इनका शेयर कितना। तो अगर ये कभी पूछे तो निकाल सकते, ये ऐसे तो पूछेगा नहीं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना पड़े तो फिर ये चीज निकालना पड़ेगा, नहीं तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 लाख, अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। और टोटल डिविडेंड अगर निकालना चाहे, अगर जरूरत पड़ा कभी क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में, तो निकाल सकते हैं। टोटल डिविडेंड कितना होगा जो कि जेड लिमिटेड डिक्लेयर कर सकता है, तो टोटल उसका 5 लाख शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपए 20%, तो टोटल डिविडेंड इस तरीके से निकल जाएगा। 50 लाख का 20% शायद 10 लाख होगा, एक बार देख। 10 लाख। हाँ। अगर बोला तो ऐसे करके निकाल सकते ये। ऐसे मैंने अलग से कर दिया, ठीक है। स्टार वो कुछ इंपॉर्टेंट के लिए नहीं लगा है, वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ तक ही था। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग आंसर वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम लोग इलास्ट्रेशन 7 ये वाला। बोल रहा है एज लिमिटेड एक्ट पर 3,000 शेयर्स इन एस लिमिटेड, ठीक है, एट ए कॉस्ट ऑफ 4,80,000 ऑन 31 जुलाई 2001। अच्छा, ये डेट थोड़ा अलग दिया है, 31 जुलाई दिया है, ठीक है, जो भी है वही लिख लेते हैं। तो जुलाई है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, बाकी देख लेंगे कैसा क्या और इंफॉर्मेशन है। ये डेट ऑफ एक्विजिशन है, इस दिन एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को एक्वायर किया था, उसका 3,000 शेयर्स एक्वायर किया था, 3,000 शेयर्स एक्वायर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,000 शेयर्स एक्वायर किया है। यहाँ ना एच और एस लिख दिया इसलिए हम और नाम नहीं दे रहे, एस मतलब सब्सिडियरी, एच मतलब होल्डिंग ही होगा। कॉस्ट है 4,80,000 रुपीज से खरीदा गया है शेयर्स। अच्छा, फिर बोल रहा है कि द कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड कंसिस्टेड ऑफ 5,000 शेयर्स ऑफ 100 इच फुल्ली पेड। अच्छा, तो एस लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो है 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 करके, यानी कितना हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख शेयर्स है, 5 लाख रुपए का शेयर्स है, फुल्ली पेड अप। इसका बैलेंस शीट में ये दिख रहा है, बोला है ना कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी बैलेंस शीट में इतना दिख रहा है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी फॉर 2001। अच्छा, जब बोला फॉर 2001 यानी इनका कौन सा ईयर फॉलो होता है, मतलब कैलेंडर ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर बोलो। कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर, क्योंकि फॉर 2001 बोलने का मतलब हो गया जैन से लेकर दिसंबर का बात। तो इनका जो है बिजनेस का जो ईयर है वो हमें पता चल गया। तो फॉर पूरे साल भर में प्रॉफिट जो कमाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी फॉर 2001 शोड एन ओपनिंग बैलेंस 1,25,000 एंड ईयर एंड में 3 लाख। ये किसका दिख रहा है, ऑफ दिस कंपनी, यानी किसका बात हो रहा है, एस लिमिटेड का, क्योंकि देखो इसके पहले लाइन में एस लिमिटेड का ही बात हुआ था, तो फिर ये एस लिमिटेड का ही बात बोला जा रहा है। तो एस लिमिटेड का प्रॉफिट ओपनिंग डेट पे कितना था, बोला है 1,25,000, और एस लिमिटेड का प्रॉफिट एंडिंग डेट पे कितना था, 3 लाख। ये क्वेश्चन बोल रखा है, ठीक है। अच्छा, एट द एंड ऑफ द ईयर इट डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड ऑफ 40%। ईयर एंड में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, तो डिविडेंड डिक्लेयर 40%, ठीक है। एस लिमिटेड नहीं किया, और वैसे भी एस लिमिटेड का ही बोलेगा कंसोलिडेशन के वजह से। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है रिकॉर्ड द एंट्री इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड, मतलब
होल्डिंग के बुक्स में एंट्री करने बोला है, क्या चीज का एंट्री करने बोला है, इन रेस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का एंट्री करने बोला है। एज्यूम द प्रॉफिट इज एक्रूइंग इवनली एंड कैलेंडर ईयर एज फाइनेंशियल ईयर, वैसे नीचे दे दिया था, मैंने तो देखा नहीं, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। तो जो भी हो, तो यहाँ पर बोला है कि प्रॉफिट हर साल इवनली हुआ है, एक्रू इवनली हुआ है। हम लोग को बताना है कि ये होल्डिंग कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिविडेंड का एंट्री किस तरीके से करेगी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो कि डिविडेंड जो मिलेगा उसके लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये डिविडेंड कितना डिक्लेयर करिए, 40%। तो इसको भी 40% ही डिविडेंड मिलेगा, मतलब होल्डिंग कंपनी को भी 40% डिविडेंड मिलेगा, लेकिन उतने शेयर पे मिलेगा जितना शेयर ये होल्ड करेगा। तो सबसे पहले ये तो निकालो कि होल्डिंग कंपनी कितना शेयर होल्ड कर रहा है, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो बोलो होल्डिंग कंपनी का परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना है। ये तो बता दिया 3000 शेयर एक्वायर किया है, और एस लिमिटेड का टोटल 5000 शेयर था, तो फिर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना होगा बोलो। ये सब पहले दिन ही कर चुके हैं हम लोग, आज सेकंड क्लास ही है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। बोलो बोलो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। तो आउट ऑफ 5000 3000 शेयर होल्ड होगा। बोलो कितना आ रहा है। पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़ के तो होगा नहीं, तो हम नहीं कर देते क्योंकि तुम लोग तो कुछ बोल नहीं पा रहे हो। सब बताया हुआ है फिर भी नहीं बोल रहे हो, तो क्या कर सकते। ये 5000 3000 लाइन भी दिखा दिया, सब बोल दिया। 60% शेयर होल्ड होगा, ठीक है। अच्छा, अब टोटल डिविडेंड कितना पे हो रहा है, टोटल डिविडेंड पेड बाय एस लिमिटेड, ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एस लिमिटेड का टोटल शेयर है 5000 इंटू 100, और इस पे कितना परसेंट उसने डिक्लेयर किया है, 40%। तो टोटल डिविडेंड कितना पे करेगा वो, 2 लाख 2 लाख, ठीक है। अब इसमें से एज का कितना हो जाएगा पोर्शन, 60%। 2 लाख का 60%, ठीक है। बोलो कौन, तो 1 लाख, 1,20,000। 1,20,000, ठीक है, ओके। अच्छा, 1,20,000। अच्छा, अब हम लोग को एंट्री करने बोला है, ठीक है। एंट्री करेंगे। अब ये 1,20,000 डिविडेंड मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या ये डिविडेंड प्री एक्विजिशन है कि पोस्ट एक्विजिशन, ये हम लोग को बताना है। तो उसके लिए देखना पड़ेगा कौन से प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है। तो इस बार एक्विजिशन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बोलो कि प्री पीरियड कौन सा है, पोस्ट पीरियड कौन सा है। डिविडेंड प्रॉफिट सब छोड़ो, प्री पीरियड कहां से कहां तक है, प्री एक्विजिशन पीरियड एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कहां से कहां तक। Jan to July pre-acquisition जैन टू period. जुलाई प्री एक्विजिशन, हाँ। और ये टाइम पीरियड बोलो कितना, मंथ कितना, जैन फेब, 7. 7 मंथ्स। 7 मंथ्स ये प्री का है, और ये इधर वाला बचा हुआ कितना हो जाएगा, बिना कैलकुलेट किए भी तो बोल सकते हैं ना, 5 मंथ्स ही होगा। ये पूरा 12 मंथ्स है, ये पोस्ट है, ठीक है। अच्छा, तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के प्रॉफिट से जो डिविडेंड मिलेगा वो मेरा इनकम होगा, और जो प्री पीरियड से मिलेगा वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो है एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये 1,20,000 का जो डिविडेंड मिल रहा है वो कौन से प्रॉफिट से मिल रहा है, तो प्री 7 मंथ्स और पोस्ट 5 मंथ्स, ठीक है। अब जो प्री पीरियड का डिविडेंड होगा वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट होगा, ठीक है। और पोस्ट पीरियड जो है वो क्रेडिट हो जाएगा पीएल में, ठीक है। अब डिविडेंड का कितना हिस्सा जो है प्री पीरियड से मिला है, तो 1,20,000 का पूरा डिविडेंड है, जिसमें से 7/12 मंथ करने से जितना अमाउंट आएगा वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट होगा, और 1,20,000 का 5/12 करने से जितना आएगा वो पीएल में क्रेडिट हो जाएगा। तो अमाउंट बता दो कितना हो रहा है, 12 से डिवाइड करेंगे तो 10,000, ये हो गया 70,000, और ये हो जाएगा हम लोग का 50,000, ठीक है। अच्छा, ऐसा और भी समझ लो इसे
जैसे यहाँ पर प्रॉफिट पहले 1,25,000 था, फिर प्रॉफिट बना है 3,00,000, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ कि इस साल का अर्नड प्रॉफिट कितना है, ये भी बताओ। 1,75,000। 175। 1,75,000, ठीक है। तो ये 1,75,000 ये पोस्ट पीरियड का, ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, ठीक है। बाकी प्री, लेकिन प्रॉफिट तो टोटल 3,00,000 हुआ, इसके बाद इन्होंने दिया, तो हम लोगों ने यही माना कि देखो टोटल प्रॉफिट से ही तो दिया जाएगा, लेकिन हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो डिविडेंड का 2 पार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि डिविडेंड जो मिल रहा है वो यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो दोनों प्रॉफिट मिक्सड अप होके 3,00,000 बना है। तो डिविडेंड को ही हम लोग टाइम पीरियड में बाइफरकेट कर देंगे कि भाई इतना डिविडेंड प्री पीरियड का प्रॉफिट और इतना डिविडेंड पोस्ट पीरियड के प्रॉफिट से दिया गया होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग का ये हो गया। अब एंट्री क्या होना चाहिए, तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड, तो सबसे पहला बात है बैंक तो डेबिट होगा ही, क्योंकि पैसा मिल रहा है। बैंक डेबिट हो जाएगा 1,20,000, और जो इनकम है वो पीएल में क्रेडिट कर दोगे, डायरेक्टली पीएल में कर दे रहे हैं हम लोग। चाहे तो बैंक टू डिविडेंड फिर डिविडेंड टू पीएल कर सकते हैं, तो कैंसिल आउट होके टू पीएल ही रहेगा, पीएल में जाएगा। और बाकी इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में एडजस्ट होने का मतलब है इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को डिक्रीज कर देना, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो जाएगा, मतलब कॉस्ट कम हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होता है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट में कितना जाएगा 70,000, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 50,000। ये पूरा डिविडेंड जो मिल रहा है ये किसी एक पीरियड के प्रॉफिट से नहीं मिल रहा है, प्री और पोस्ट दोनों से मिल रहा है। तो ये जो अमाउंट मिला है इसका प्री हिस्सा जो है इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट से एडजस्ट हो जाएगा, और पोस्ट वाला जो हिस्सा है वो पीएल में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर इतना ही बोला था पढ़ने। एज्यूम द प्रॉफिट इज, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं कौन सा वाला। टेन वाला ये वाला, यहाँ पर बोला है कैलकुलेट क्या करने बोला है, प्रिपेयर करने बोला है कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी एज एट 31 मार्च 2001। हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है एच लिमिटेड का कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो एच लिमिटेड क्या करेगा, अपना जो भी एसेट लाइबिलिटीज है उसके साथ सब्सिडियरी कंपनी का जितना पोर्शन वो होल्ड कर रहा है उसके हिसाब से सारे डेटा को एड ऑन करता जाएगा। तो वो दिखाते हैं कैसे होगा, ये तो हम लोग पहले बार कर रहे हैं, किस तरीके से होगा दिखा देते हैं। तो सबसे पहले पीपी बोल दिया है, दोनों का कितना है, एच लिमिटेड एस लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट बोला है 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड, मतलब एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में 20,000 शेयर एक्वायर किया है, 2,20,000 रुपए से खरीदा होगा, इसीलिए इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट इतना बता रखा है। करेंट एसेट ये दोनों, शेयर कैपिटल बोला है फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, इतना इतना। प्रॉफिट एंड लॉस 2,00,000 1,00,000, ट्रेड पेबल 1,75,000 और 50,000। एज लिमिटेड एक्वायर द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2000, ठीक है। तो देखो कैसे करके होगा इलास्ट्रेशन। सबसे पहले तो हमें परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालना पड़ेगा, मतलब हम लोग को ये निकालना पड़ेगा कि गुडविल जनरेट हो रहा है कि कैपिटल रिजर्व, क्योंकि गुडविल हुआ तो भी बैलेंस शीट में आएगा, कैपिटल रिजर्व हुआ तो भी बैलेंस शीट में आएगा। कैपिटल रिजर्व हुआ तो हम लोग का लाइबिलिटी साइड में आएगा, गुडविल हुआ तो हम लोग का एसेट साइड में आएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले निकाल लेते परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, जो कि गिवन नहीं है ना क्वेश्चन में, तो एक एक करके निकाल लेते। सबसे पहले वो चाहिए होता है हर एक चीज को कैलकुलेट करने में। तो 20,000 शेयर होल्ड किया है इन्होंने, आउट ऑफ कितना शेयर, तो एस लिमिटेड का कितना सारा शेयर था कैसे बताओगे, इधर देखो 3,00,000 का शेयर कैपिटल है, एक एक शेयर कुछ नहीं बोला है, सॉरी यहाँ पर ये तो 3,00,000 शेयर नहीं है, मैंने गलती से बता दिया, ये हम लोग का पीपी है। शेयर कैपिटल ये देखो 2,50,000 है एस लिमिटेड का, एक एक शेयर 10 रुपए करके है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, जिसमें से 20,000 इन्होंने होल्ड किया है, बोलो। 25,000। 25,000, तो 25,000 में 20,000 होल्डिंग है इंटू 100, बताओ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना हो जाएगा। 80%।
80%, ठीक है। तो फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 20%। 20%। ये भी निकाल लेना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी अगर देखोगे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है अलग से, मैंने ये बता रखा था, ठीक है। तो 25,000 टोटल, 25,000 शेयर्स था, उसमें से 20,000 अगर होल्डिंग ले रहा है तो 5,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट का होगा। ऐसे करके भी निकाल सकते हो, अदरवाइज जो है डायरेक्टली 100 माइनस 80 कर दोगे तो 20% आ जाएगा। अब नेक्स्ट निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, कितने रुपए से खरीदा है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये देखो, 2,20,000 रुपीज खर्चा करके खरीदा गया, बदले में मिला क्या है? लेस कर देंगे नेट वर्थ ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। कितना? सब्सिडियरी कंपनी का नेट वर्थ कितना मिलेगा? 80% मिलेगा। सब्सिडियरी का नेट वर्थ कितना है, कैसे निकालोगे? तो क्या कैसे निकालोगे? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस कर सकते हैं, ठीक है। वही कर दो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस। बोलो सब्सिडियरी कंपनी का, ये तो पीपी है, छोड़ो, ये यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ करंट एसेट है, छोड़ो। हम बोल रहे हैं शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस कर दो, आ जाएगा ट्रेड पेबल। तो बोलो शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस मिला के कितना होगा? ये तो मैंने सब कट लगा के दिखाई दी। 3,50,000 8%। 3,50,000 का 80%, बोलो कितना हो जाएगा? 2,80,000। 2,80,000, ठीक है। तो फिर 2,80,000 एक्वर किया है, 2,20,000 पे करके, तो 60,000 का क्या जनरेट हो गया? कैपिटल रिजर्व जनरेट होगा, क्योंकि कम देके ज्यादा चीज मिला है, ठीक है। और अगर तुम लोग ये एसेट लाइबिलिटी के कंसेप्ट में भी जाते तो भी सेम आंसर आ जाता, देख सकते हो। 3,00,000 प्लस 1,00,000, 4,00,000। 4,00,000 में से 50,000 माइनस करोगे तो 3,50,000 आएगा। एक ही बात है, जो करना चाहो कर सकते हो। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बैलेंस शीट कैसे बनेगा। तो देखो, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ H Limited and its subsidiary S Limited as at 31st of March 20x5. Note number, amount, particulars। अब फॉर्मेट तो पता होना चाहिए, क्योंकि पहले मैंने इसीलिए करवा दिया है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, तुम लोग समझ जाओगे। क्योंकि शेयर कैपिटल लिखा है, ये रिजर्व सरप्लस लिखा है। अच्छा, अब देखो शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस तो आएगा ही। इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट अलग से दिखता है, तो कहाँ दिखता है? शेयर होल्डर्स फंड और लाइबिलिटी के बीच में, ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये दिखता है। थर्ड नंबर पॉइंट में आ जाएगा। देखो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इनका कुछ था नहीं, सिर्फ ट्रेड पेबल है जो कि करंट लाइबिलिटी होता है, तो हम वही लिख रहे हैं, ठीक है। जो रहेगा वही लिखना पड़ेगा, करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल, बस और तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट आ जाएगा एसेट्स। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, इसमें पीपी आ जाएगा। फिर करेंट एसेट्स, करेंट एसेट को ना सिर्फ करेंट एसेट ही लिखा है, तो हम भी वही लिखा है। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 रिजर्व सरप्लस, तो यहाँ बना लेते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, शेयर
कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल कितना लिखेंगे, तो देखो होल्डिंग पहले अपना देखेगा, होल्डिंग के पास कितना शेयर कैपिटल है, 5 लाख है, ठीक है। यानी 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 तो यहाँ पर लिखेंगे 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ये होल्डिंग का है, ठीक है। तो ₹2 का कॉलम बना लेते, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 लाख, ठीक है। अब ये शेयर कैपिटल यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, ठीक है। सब मिला के लिख सकते हैं, हम ऐसे स्लैश दे दे के लिख दे रहे, तुम लोग पूरा लिख लेना, ठीक है। ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, ये लिख के ये लिख देने से ही होगा। ऑथराइज्ड भी इसमें इंक्लूड कर दोगे चलेगा, बट लिख देना चाहिए, ठीक है, लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि इन्होंने ये शेयर जो लिया क्या वो एड ऑन नहीं होगा, नहीं, क्योंकि वो परचेज आइटम है, ठीक है, कि उतना शेयर्स जो है परचेज हुआ है, वो शेयर कैपिटल में उस तरीके से नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का हो गया ना, परचेज किया गया, उसके बदले पैसा दिए, वो तो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गया। वो मैंने डे 1 में बोल दिया था कि शेयर कैपिटल या इन्वेस्टमेंट का वैल्यू नहीं आ सकता, उसकी जगह एडजस्ट होकर गुडविल या कैपिटल रिजर्व आता है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो मैंने बता दिया, क्योंकि हो सकता है कि तुम लोग भूल गए हो चीज को। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया था, काट के भी दिखा दिया था कि हम लोग यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं ना तो शेयर कैपिटल ना तो इन्वेस्टमेंट, इसका नेट जो गुडविल या कैपिटल रिजर्व आता है वो दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर शेयर कैपिटल का नोट बन गया। इसके बाद हम लोग के पास है रिजर्व सरप्लस, ठीक है। तो रिजर्व सरप्लस में क्या बनेगा, रिजर्व सरप्लस में देखो, रिजर्व सरप्लस के नाम पे पीएल है दोनों के पास, ठीक है। तो पीएल लिख देते हैं, होल्डिंग का, होल्डिंग का पीएल है 2 लाख। तो होल्डिंग अपने बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाती है, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने एक क्वेश्चन करवाया वहां पर देखा था। और एक है कैपिटल रिजर्व, ठीक है, कैपिटल रिजर्व जिसका वर्किंग नोट नंबर 1 ये ऊपर करके रखा है ना, कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ है, तो 60,000, तो ये टोटल दिखाएगी 2,60,000, ये हो जाएगा रिजर्व सरप्लस का पार्ट। और ये जो एस लिमिटेड का पीएल है, ये तो परचेज किया है, वो तो नेट वर्थ के साथ ही ऐड होता है, मतलब शेयर कैपिटल के साथ वो 3,50,000 ऐड हुआ, फिर जाके वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ, तो वो अमाउंट भी नहीं आएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये सब नहीं आएगा, वो हम लोगों ने देखो फर्स्ट क्लास में ही समझा था कि क्यों नहीं आता है, ठीक है। फिर रिजर्व सरप्लस के बाद है हम लोग का माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कितना आ जाएगा देखते हैं। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को क्या क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल का हिस्सा मिलेगा प्लस पीएल का हिस्सा मिलेगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल और पीएल मिला के कितना था, वही 2,50,000 और 1 लाख। जो होल्डिंग को मिला वही मिलेगा, लेकिन उसका 20% मिलेगा, क्योंकि 80% उन्होंने होल्ड किया है। तो 20% ऑफ हो जाएगा 3,50,000। तो 3,50,000 का 20% कितना होगा, 70,000 हो जाएगा। 70,000। तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो चला गया। 4th नंबर में हम लोग लिखेंगे करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल, ठीक है। तो ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में अब बाकी चीज एड ऑन होते जाता है। ट्रेड पेबल 1,75,000 और 50,000, तो यहाँ पर लिखेंगे होल्डिंग का 1,75,000 और सब्सिडरी का 50,000, तो कितना हो जाएगा, 2,25,000। 2,25,000। फिर 5th नंबर में पीपी था, होल्डिंग का कितना, सब्सिडियरी का कितना, 5 लाख और 3। तो होल्डिंग अपना तो हमेशा लिखेगा ही, और सब्सिडियरी का 3 लाख का पीपी भी अब उसका हो गया 8 लाख, ठीक है। जो मिला के नहीं लिखा जाता है उसमें दो चीज पे ही ध्यान रखना होता है, एक होता है शेयर कैपिटल, एक होता है रिजर्व सरप्लस, क्योंकि वो दोनों हम लोग लिख नहीं सकते हैं डायरेक्टली कि ऐड कर दे उतना शेयर, ठीक है, जितना एक्वायर किया, क्योंकि वो एडजस्ट होके ही कैपिटल रिजर्व जनरेट होता है, इसीलिए वो दो चीज नहीं लिखा जाता है उस तरीके से। 6th नंबर पे करंट एसेट, करंट एसेट होल्डिंग का सब्सिडरी का, तो 1,55,000 ये रहा करंट एसेट, और 1 लाख मतलब 2,55,000। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, शेयर कैपिटल लिखेंगे 5 लाख, रिजर्व सरप्लस लिखेंगे 2,60,000, माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखेंगे 70, ट्रेड पेबल 2,25,000। बस एक बार ऐड करो तुम लोग, अगर कर रहे हो तो एक बार ऐड कर लो,
पीपी जो है 8 लाख और 2,55,000। $10,50,000 उधर भी 10,55,000 आना चाहिए। देख 5 2 7 8 9 देख लो एक बार 10,55,000। First. 10,55,000 ठीक है। इसका प्रेजेंटेशन मैंने ऐसे T/P ये सब लिखा है, वो सब तो तुम लोग को पता है कि कर लेना है अपने से। ठीक ठाक ठीक है। और ये मेरा थोड़ा मैंने यहाँ रुपीस दिया था बट मैंने इधर लिख दिया, इधर ही लिखने से बेटर होता। ठीक है। देखो तो अब क्या क्या तुम लोग होमवर्क में चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस करना जरूरी है इस चैप्टर को, नहीं तो भूल जाएंगे हम लोग। इलास्ट्रेशन 8 11 8 11 12 8 11 12 14 ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, ये सब होमवर्क कर सकते हो। ये होमवर्क करो या ना करो, जो अभी तक हुआ है उसको जरूर से प्रैक्टिस करना चाहिए और उसके बाद ये होमवर्क ट्राई करके देखना चाहिए, तब बनेगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू मैम। ठीक है, bye। बाय।